हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आप अपनी बुक निकाल कर भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी उन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 2.1। इसके अंदर आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले पार्ट के ऊपर हम आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। इसमें इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं जिनका टोटल वे कितना होगा 1 ग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए कहे हैं जिनका वे कितना होगा 1 ग्राम। एक साथ उनका वजन कितना होगा भाई 1 ग्राम होगा। तो एक इसने इलेक्ट्रॉन की बात की है और एक उनके मास की बात की है। ठीक है, इसने इन दोनों चीजों के बीच में हमें रिलेशन पूछा है। तो यहां पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है ना। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होना चाहिए, तो फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतना मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा। देखो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। मेरे को उसने किसने पूछा है 1 ग्राम के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इतना मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो हम मान लेते हैं वो x इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसी तरीके से सिखाऊंगी कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो इतना मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा। उसे जो चीज आपको नहीं पता है उसको आप x मान सकते हो। ठीक है, यहां पर देखो जो हमें मास पता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमें पता है केजीज में, और जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो पूछा है 1 ग्राम में। तो हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो हम 1 ग्राम को 1 ग्राम नहीं लिखेंगे, किसमें लिखेंगे केजीज में लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर माइनस 3 से, तो ये किस में हो जाएगा अब केजी में। तो मैं इसको यहां से हटा देती हूं, ये हो गया है आपका। सीधा आप लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 3 kg। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास है तो 10 की पावर माइनस 3 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां से आप इस x को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये और ये जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका x बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है। ठीक है, कितना है भाई ये 10 की पावर माइनस 3 kg। देखो ये वाली चीज है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइड में ये चीज जाएगी नीचे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अब ये आपके हो गए x इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कि इतना मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा। बस इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इसका आना चाहिए आपका 1.098 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हो, इतना आना चाहिए इन्हें सॉल्व करने के बाद में। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है तो इतना मास कितने इलेक्ट्रॉन्स का होगा x मान लो, फाइंड आउट कर लो। ये आपका पहला पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड पार्ट जो है इसके अंदर आपको देखिए दे रखा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का आपको मास भी बताना है और चार्ज भी बताना है। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, पहले हम इसमें मास फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमें पता है मास एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। अभी मैंने लिखा था। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो उनका कितना मास होगा। तो हमें 1 मोल पता होना चाहिए कितना होता है। अगर मैं बोल रही हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल
इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो पूछना चाह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की हो जाएंगी, 25 रुपए की। क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है ना। तो ऐसे ही इसमें भी करना है, अगर एक का इतना है तो इतने का कितना हो जाएगा, सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मास आप लिख सकते हो यहां पर, देखिए स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितना मास हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, बस इसे आपको मल्टीप्लाई करना है और ये आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता रही हूं 5.486 इंटू 10 की पावर -7 मास केजी में आएगा। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना था इसमें सिंपल। अब इसने बोला है चार्ज के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज हमें पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है सबसे पहले। ठीक है ना, तो देखो मैं यहां पर अभी लिख रही हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, आपको यही चीज रखनी है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं। तो मेरे को बताना है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मल्टीप्लाई कर दो इतने इलेक्ट्रॉन से, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है वो मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में। ठीक है ना, तो अगर मेरे को इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज चाहिए तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है ये बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। बस जो आएगा आपका ये कूलम में ही आएगा। चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आना चाहिए 9.647 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इसमें एक लॉजिक लगाना था कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस केस के अंदर। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो दोनों ही मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए पार्ट 1 के अंदर है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन। 1 मोल मीथेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कितने प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट है ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सो मीथेन इज CH4। ठीक है, इसमें इसने पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल मीथेन के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो ये CH4 है, हमारा एक मॉलिक्यूल जो है ये CH4 का, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले हम ये चीज फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले हमें ये चीज तो पता हो। तो CH4 है तो इसमें 6, इसमें 4, तो टोटल कितने हो गए 6 इसके 4 इसके, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसने किस चीज को पूछा है, 1 मोल को पूछा है। तो अगर मैं बोलती हूं कि 1 मोल CH4 है, 1 मोल CH4 का मतलब है दिस इज इक्वल टू कि उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, मीथेन के। ठीक है ना, अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब है कि उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के। तो अब मेरे को पता चल गया है कि मेरे को 1 मोल मीथेन के अंदर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब मेरे को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताने हैं। ठीक है ना, तो
एक मॉलिक्यूल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, लिखा ना मैंने ऊपर, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बस उस एक्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करना है, वही चीज है, एक में अगर 10 है तो इतने कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को सीधा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा सीधा 10 की पावर 24। तो इसको मैं करके दिखा देती हूं। हम मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं ना, क्योंकि CH4 दिया हुआ है, तो हमने फाइंड आउट किया कि एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मोल का मतलब है कि इतने मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर वाले, तो उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आपका पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से एक्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10। तो यहाँ 10 की पावर 23 है, यहाँ 10 है, तो मतलब 10 की पावर 24 हो गया ना सीधा। इतने क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल मीथेन के अंदर होंगे। एक मोल मीथेन का मतलब है इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स मीथेन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट के ऊपर। इसमें ये कह रहा है, इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर भी दो पार्ट हैं, ए और बी। इसके अंदर है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दे रखा है, इसमें इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो 7 मिलीग्राम किसका है, कार्बन 14 का है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, तो सबसे पहले हम इस मास के ऊपर अभी नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये हमें एटम दे रखा है ना कार्बन 14, कार्बन 14 का मतलब है कि हमें इसका आइसोटोप बता दिया है कौन सा वाला है, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है, हमारा एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स है कितने, ठीक है ना। तो पहले हम इसके न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। सो कार्बन 14 गिवन है। सो नाउ 14 जो मेरा ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, ये मास जो है ये सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। मानते हो इस बात को? तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है ये बराबर होंगे किसके, इसके मास का जो दे रखा है 14। तो यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे 14 के इक्वल, 14 के इक्वल। अब प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितना उसका एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का, एटॉमिक मास चाहे कितना भी हो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, है ना। तो प्रोटॉन्स मेरे को पता चल गई कितने होंगे, इसके 6 होंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो प्रोटॉन 6 है, ये इक्वल है किसके, 14 के। यहां से न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस करके आ जाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है किसके, 14, माइनस कर दो कितने प्रोटॉन्स हैं, आपके पास में आ जाएंगे कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो 14 में से 6 गए 8, तो यानी कि एक कार्बन 14 एटम के अंदर आपके 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलो ये चीज हमें पता चल गई है। ठीक है, इसने कहा है कि 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अब इसने मास में पूछा है हमसे कि इतने ग्राम में, इतने मिलीग्राम में कितना हमारा न्यूट्रॉन्स होगा कार्बन 14 का। तो हमें पता है कि एक एटम कार्बन 14 के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलो अभी मैं आपको इसको दिखाती हूं मास की टर्म्स में। अगर मैं बोल रही हूं कि 1 मोल कार्बन 14 का है, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 दिया हुआ है ना। तो अगर हम 1 मोल बोल रहे हैं तो उसका मतलब कितने के इक्वल है, 14 ग्राम के, है ना। सो दैट मीन्स इट इज 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14।
अब इसको ही हम इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 14। लिख सकते हैं इन सबको इस तरीके से। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा 1 मोल कार्बन 14 एटम्स है, तो उसका मतलब है कि 14 ग्राम कार्बन 14 है। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स है किसके, कार्बन 14 के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई 14 ग्राम है कार्बन 14 का। ठीक है, सो ये इक्वल है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो हमें यहाँ पे एटम्स पता है कितने हैं, 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हैं कार्बन 14 के। अभी मैंने फाइंड आउट किया कि एक एटम अगर कार्बन 14 का है तो उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 1 एटम उस तरफ है, ठीक है, एक एटम जो है कार्बन 14 का, उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि मेरे को पता है कि 1 मोल इसके अंदर 14 ग्राम ये है और इतने एटम्स हैं कार्बन 14 के, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि 1 मोल जो कार्बन 14 एटम्स हैं, यानी कि इतने एटम्स के अंदर x न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने जैसे पहले किया था। ठीक है, एक एटम कार्बन 14 के अंदर 8 है, तो इतने के अंदर कितने हो जाएंगे, तो यहां से सीधा आप x निकाल सकते हो, ये दोनों सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर आप x न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो सीधा, जो आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। इतने एटम्स हैं, ठीक है, 1 मोल के अंदर कार्बन 14 के, और एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सो 1 मोल के अंदर यानी कि 14 ग्राम कार्बन 14 के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, हम वो निकाल रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से, क्योंकि एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और 1 मोल के अंदर इतने आपके एटम्स हैं कार्बन 14 के। यहां पर आपका x फाइंड आउट हो जाएगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता रही हूं यहां पर आना चाहिए 4.8176 इंटू 10 की पावर 24। ठीक है, इतने न्यूट्रॉन्स ये आपका आना चाहिए। यही पूछा था इसने हमसे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमने 7 मिलीग्राम में फाइंड आउट करने हैं। ये आपके हो गए कितने में, 4.81, इसको यहां पर लिख लेते हैं, 4.8176 इंटू 10 की पावर 24 है। ठीक है, अभी इसमें फाइंड आउट करते हैं 7 मिलीग्राम में कितने होंगे। तो देखो यहां पर मैंने अभी लिखा हुआ था कि आपका 14 ग्राम कार्बन 14 है। ठीक है, तो इसके अंदर 14 ग्राम कार्बन 14, इसको मैंने लिखा था इक्वल 1 मोल कार्बन 14 एटम्स के ही। ठीक है, सो ये 1 मोल के लिए जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास में आए 4.8176 इंटू 10 की पावर 24 न्यूट्रॉन्स आए ना इतने। तो हमारा इतने ग्राम में इतने न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि देखो सिंपल सा उसने मेरे को एक तो ये मास की टर्म्स में दिया है, ठीक है, और उसने मेरे से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, तो मेरे को इन दोनों में कंपैरिजन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने इसीलिए यहां पर मास लिखा है और इधर न्यूट्रॉन्स लिखे हैं कि इतने मास में इतना है, तो मैं फाइंड आउट करूंगी कि इतने मास में फिर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो इतने मास में हमारे इतने न्यूट्रॉन्स आ गए, तो हमारे इतने मास में अब कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। सो 7 मिलीग्राम है, लेकिन यहां पर ग्राम है, सो यहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ग्राम्स में। मिलीग्राम से हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x न्यूट्रॉन्स के इक्वल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करना था, इतने मास में इतने न्यूट्रॉन्स, तो इतने मास में कितने न्यूट्रॉन्स। सो सीधा आपको यहां से ये x फाइंड आउट करना है। आपका x बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 4.8176 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड में जाएगी ये 14। बस ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज है। यहां से आपके पास में आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका आंसर मैं बता रही हूँ कितना आना चाहिए आपका,
2.4088 इंटू 10 की पावर 21, 2.4088 इंटू 10 की पावर 21 न्यूट्रॉन्स आने चाहिए। ये आपका हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में इसने टोटल नंबर पूछा था न्यूट्रॉन्स का, इस तरीके से निकालना है। अब इसने सेकंड पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर इसने कहा है टोटल मास इन्हीं वाले न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स हमें पता चल गए, ये हमारे काम की चीज है। अब इसको हम रहने देते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें इन्हीं न्यूट्रॉन्स का मास बताना है। अब तो सीधी सी चीज है, पहले आपने न्यूट्रॉन्स पता कर लिए कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अब इतने न्यूट्रॉन्स का वो मास पूछ रहा है कितना होगा, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, तभी तो बताओगे कि इतने न्यूट्रॉन्स का फिर कितना होगा। सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो एक न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो इतने न्यूट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। सो मास ऑफ इतने न्यूट्रॉन्स, जितना भी ये नंबर है इसको यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 2.4088 इंटू 10 की पावर 21 इंटू एक न्यूट्रॉन का कितना मास है। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, मैंने सीधा लिख दिया है 1.6। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। बस आपको इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ 4.035 इंटू 10 की पावर -6, मास है तो केजी में ही आएगा। 4.035 इंटू 10 की पावर -6, ये आपका हो गया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ए और बी कंप्लीट सॉल्व। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। पार्ट 3 के अंदर आते हैं फाइंड। इसके अंदर भी आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ए और बी पार्ट है इसके अंदर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 एट STP। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है ये। प्रोटॉन्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना दिया है 34 मिलीग्राम NH3। बिल्कुल सेम हम ऐसे ही करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हमारा 1 मॉलिक्यूल अमोनिया यानी कि NH3 में हमारे कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स बताने हैं तो मतलब सीधा इनका हम प्लस कर देंगे क्या, एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का कर देंगे 7 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो +3, तो 7 और 3 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हमने पहले न्यूट्रॉन्स देखे थे, अभी हमने प्रोटॉन्स फाइंड आउट किए हैं। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज इक्वल टू 10 प्रोटॉन। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं। तो देखो हमें प्रोटॉन्स ही पूछे हैं ना उसने, लेकिन इतने मास के अंदर पूछे हैं और हमें क्या पता है कि एक मॉलिक्यूल इतने प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इतने मास के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं और फिर उन मॉलिक्यूल्स में हमारे कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, फिर हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मेरे को देखो मॉलिक्यूल और प्रोटॉन्स का रिलेशन पता है ना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन है, तो लेकिन मेरे को उसने पूछा है कि इतने मास में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो आप इन तीनों को ऐसे रिलेट करके देख सकते हो। ये चीज मेरे को पता है, लेकिन वो कौन सी चीज पूछ रहा है, ये वाली, कि इतने मास में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन्स नहीं पता। ठीक है, तो हम ये चीज निकाल सकते हैं कि इतने मास में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और फिर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, करके दिखाते कैसे करना है। तो हमें पता करना है कि भाई ये जो 34 मिलीग्राम है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के। तो हम यहां पर फिर से वैसे ही चलेंगे कि 1 मोल हमारा जो NH3 मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ अमोनिया अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब है कि हमारे पास में 17 ग्राम है NH3। ठीक है ना, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। देखो पता चल गया, आप ऐसे पूरा लिख के देख सकते हो, ठीक है। 1 मोल इसका मतलब है कि 17 ग्राम है, ये मास की बात हुई, और इक्वल है किसके, कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज एवोगैड्रो नंबर ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे NH3 के। तो मेरे को पता चल गया है कि इतने मास में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान देना इस चीज पे कि मेरा इतने मास में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। वो मॉलिक्यूल्स पता लगने के बाद हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में अगर इतने प्रोटॉन्स हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स जो मैंने फाइंड आउट किए हैं उतने में कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा अप्रोच रहेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। यहां से मेरे को दिख रहा है कि 17 ग्राम NH3 में मेरे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। ठीक है, तो 34 मिलीग्राम में, देखो ग्राम ग्राम के साथ में ही आएगा, तो 34 मिलीग्राम दिया है। फिर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 10 की पावर -3 से, हो जाएगा ग्राम में। ये आपका हो गया इतने ग्राम में आपके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्स मान लो, जो चीज नहीं पता एक्स मान लिया, एक्स फाइंड आउट करो। यहां से इसको मैं हटा दे रही हूं यहां से, तो यहां से x आपका बराबर हो जाएगा, ये वाली चीज जो है ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएंगी। सो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 34 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 17। कितना आ रहा है x, पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद मैं आपको बता रही हूं, ये आपका आना चाहिए 1.2044 इंटू 10 की पावर 21। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं NH3 के। यहां पर मैं लिख रही हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 इन 34, जितना भी दिया था ये आपका मिलीग्राम ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पता चल गए। अब मैं यहां पर लिख देती हूं फिर से, एक मॉलिक्यूल NH3 के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, लिखा है मैंने 10 प्रोटॉन्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 10p, सो मैंने 10 प्रोटॉन्स है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल NH3 के अंदर हमें पता है 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे। सो यहां पर मैं लिख रही हूं 1.2044 इंटू 10 की पावर 21 में x प्रोटॉन्स हैं। फिर से यहां से इस x को फाइंड आउट कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 10 को इससे सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से लिख के पूरा सॉल्व करना है। यहां से आपका x बराबर हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो कि इतना मॉलिक्यूल है, इतना प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो आपका x जो आएगा ये आपके आएंगे प्रोटॉन्स, ये आपके हो जाएंगे 1.2044 जितने थे मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, एक पावर जो है वो बढ़ जाएगी, इधर 10 की पावर 21 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो एक पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो 1.2044 इंटू 10 की पावर 22 प्रोटॉन्स हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं का टोटल मास फाइंड आउट करना है, इन सारे प्रोटॉन्स का। तो हमने प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें फिर से वही चीज करनी है जैसे हमने पहले न्यूट्रॉन्स के लिए फाइंड आउट किया था। तो हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूट्रॉन का कितना मास होता है। यहां पर ऐसे तरीके से हमें पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन का कितना मास होता है। तो इतने का क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन वन 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक प्रोटॉन का इतना मास है तो इतने प्रोटॉन्स का कितना मास होगा, क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई, जैसे अभी तक किया है वैसे ही। 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 1.2044 इंटू 10 की पावर 22। इतने प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन का इतना होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इतने प्रोटॉन्स का कितना मास होगा। अच्छा, मास क्या रहा है आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 2.01 इंटू 10 की पावर -5 kg। ठीक है, 10 की पावर -5 है। सो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2।
अच्छा, ये पूछ रहा है विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर और प्रेशर आर चेंज। ये पूछ रहा है आंसर चेंज होगा टेम्परेचर प्रेशर से? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ना ही टेम्परेचर से ना ही प्रेशर से। नेक्स्ट है 2.3, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। अच्छा ठीक है, आपको दे रखा है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बताने हैं। यहां पर हम जो है इसको ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन 13 6 दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन 8 16, अच्छा आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बताने हैं। यहां पर मैं लिख देती हूं पहले, यहां पर ये है इनका Z मतलब एटॉमिक नंबर, आपके पास में है फिर A जो इनका एटॉमिक मास है। यहां पर फिर लिख देते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं और फिर निकाल देते हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया है। पहला देखो क्या दिया है, कार्बन नीचे 6 लिखा है, ऊपर 13 लिखा है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है। सो नीचे वाला एटॉमिक नंबर जो है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6। एटॉमिक जो ऊपर दिया है वो सीधा एटॉमिक मास है यानी कि A। सो ये आपको दिया है 13। ऐसे ही आप सबके लिए लिख सकते हो। ऑक्सीजन में नीचे देखो एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास कितना है 16 वाला। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास होता है 24। इसके बाद में आपको दिया है आयरन का 26 होता है और 56 मास। स्ट्रोंशियम का 38 और 88, वही सारे नंबर्स दिए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आपसे जो है ये प्रोटॉन्स पूछ रहा है, तो जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो सीधा ये वाले नंबर आप इधर उतार सकते हो। इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें 12 होंगे, इसमें 26 होंगे और इसमें 38 प्रोटॉन्स होंगे। जो नीचे वाला नंबर था वही उनका एटॉमिक नंबर था, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब बचते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप पता लगा सकते हो, अगर आप उसके एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास में न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आप A माइनस Z भी कर सकते हो, मास में से माइनस कर दो एटॉमिक नंबर को तो आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। यहां पर हम क्या कर देते हैं, जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है उसका वो सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो अगर हम मास में से प्रोटॉन्स को हटा देते हैं तो हमारे पास में न्यूट्रॉन्स का मास आ जाएगा। सो हम करेंगे दिस माइनस दिस, ठीक है। सो यहां पर हम इन्हें इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 7 और 6 13, 16 माइनस 8 तो आएगा 8, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। यहां पर इस तरीके से 12, यहां पर 30, यहां पे 50। बस ये आपका आंसर है। ये रहे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रहे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है 2.4, राइट द करेक्ट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z होता है और एटॉमिक नंबर A होता है। चलिए आपको जो है कंप्लीट सिंबल भी लिखना है, एटॉमिक नंबर Z के साथ में, एटॉमिक नंबर A के साथ में। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 4th है ना। इसके अंदर आपका पहला पार्ट है, आपको Z दे रखा है 17 और इसी तरीके से आपको A दे रखा है 35। तो Z 17 का मतलब है, अभी मैंने बताया Z आपका एटॉमिक नंबर होता है। सो 17 एटॉमिक नंबर होता है भाई क्लोरीन का, इसका सिंबल मैंने लिख दिया Cl, ठीक है, क्लोरीन का होता है। और A क्या है इसका, एटॉमिक मास है। सो 35 हम ऊपर लिखेंगे, 17 हम नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अगला पार्ट दे रखा है, देखो आपको Z आपको दे रखा है 92 और A आपको दे रखा है 233। सो 92 होता है किसका, यूरेनियम का। इसको हम लिखते हैं सिर्फ कैपिटल U से। सो Z इज योर एटॉमिक नंबर, नीचे लिखा जाएगा। A इज योर एटॉमिक मास, ये ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तीसरा देखो इस तरीके से आपको दे रखा है, Z 4 है, A 9 है, तो Z 4 होता है भाई बेरिलियम का। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, एटॉमिक नंबर 4 है, नीचे लिखा जाएगा, एटॉमिक मास ऊपर आएगा 9। तो ये तीनों आपके आंसर हो जाते हैं इस पार्ट के। नेक्स्ट है 2.5,
येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज अ वेवलेंथ ऑफ इतना नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। तो लैम्डा आपको दे रखा है 580 नैनोमीटर्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपको लैम्डा दिया है 580 नैनोमीटर, ठीक है। आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और वेव नंबर भी निकालना है। सो आपको न्यू भी निकालना है और न्यू बार भी निकालना है। देखिए बड़ा आसान है इसको निकालना। यहां पर आपको वेवलेंथ दे दी है और हमें पता है न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमें पता है। यहां पर जो ये है सी, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां पर इसकी वैल्यू हो जाती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा जो है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर सीधा आपके पास में आ जाती है यहां से फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इज इक्वल टू सी क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे लैम्डा किसमें आएगा भाई, ये आएगा आपका 580। यहां पर हमने लिया है मीटर पर सेकेंड में, लैम्डा आपको दिया है नैनोमीटर्स में। सो नैनोमीटर से हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। सो हमें पता है 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। तो सीधा इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ मीटर से। तो कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आपके पास में डिवाइड करने के बाद आएगी सेकेंड्स, ठीक है। यहां पर देखो आपका आ रहा है इंटू, हाँ इनवर्स 10⁻14, 5.17 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। आपकी फ्रीक्वेंसी तो आ गई है। यहां से आपको वेव नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब न्यू बार, ये वाली चीज। सो न्यू बार जो आपकी वेव नंबर है दैट इज 1 बाई लैम्डा। सो आपकी लैम्डा की जो वैल्यू है बस उसका आपको 1 बाई इनवर्स ले लेना है। सो दिस विल बी 1 बाई 580 इंटू 10⁻⁹। बस आपको वैल्यू रखनी है, बाकी तो आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। यहां पर आपकी जो है ये वेव नंबर आएगा, डिवाइड करने के बाद मैं बता रही हूं उसको आना चाहिए 1.72 इंटू 10⁶। ये आपने किस में लिया था, मीटर में, तो बस ये मीटर इनवर्स में आएगा। ये दोनों आपके आंसर हैं, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स में, ये आपका वेव नंबर मीटर इनवर्स में। नेक्स्ट है हमारा 2.6, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। एनर्जी बतानी है हमें हर एक प्रोटॉन की जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। एनर्जी निकालनी है। सो हमें पता है E इज इक्वल टू होता है भाई एच न्यू, ठीक है। सो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। यहां पर जो आपका H है दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी हमें वैल्यू पता है। सो E आपको फाइंड आउट करना है। E बराबर हो जाएगा H की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। -34 लिखा है ये जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी दी है 3 इंटू 10⁻15। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। यूनिट्स जो है इसकी सेकेंड इनवर्स कट गया। देखो अब सीधा क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एनर्जी आपकी आ जाएगी सीधा जूल में। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता रही हूँ 1.988 इंटू 10⁻18 ये आपकी आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट मैंने बता दिया है। अब देखिए दूसरे पार्ट के अंदर ये कह रहा है अगर उसके पास में वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम की, वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो अब आपको बतानी है उसकी एनर्जी। तो लैम्डा है और हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो हमें इसी चीज से यूज करना पड़ेगा। E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। नाउ न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ये चीज भी हमें पता है। इस चीज को उठा के यहां डालोगे तो ये आपका हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। सो आपका E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा।
ये चीज हमें पता है। यहां से हमें h पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c पता है, ये भी हमारे कांस्टेंट है वैल्यू, और लैम्डा जो है हमें गिवन ही है। तो यहां से आप e को रख सकते हो। h आपका है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल, डिवाइड में जाएगा आपका लैम्डा। अब लैम्डा आपको 0.50 एंगस्ट्रॉम में दिया है, लेकिन यहां पर जो आप रख रहे हो ये आप मीटर में रख रहे हो। ठीक है, सो आपको इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर्स में। सो ये आपका हो जाएगा 0.50 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो सीधा किससे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर -10 से। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा मीटर में। तो आपकी ई आएगी यहां से पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो मीटर से मीटर फिर कैंसिल, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी जी जूल में आएगी। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आना चाहिए 3.98 इंटू 10 की पावर -15। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, यहां पर आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2.6। फर्स्ट वाला भी हो गया और सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया है। 2.7 के ऊपर आते हैं। 2.7 के अंदर आपको दे रखा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, पीरियड आपको दे रखा है। तीनों चीज निकालनी है, लैम्डा भी, न्यू बार भी। लैम्डा, न्यू बार, तीनों चीज नहीं पता। यहां पर आपको पीरियड दे रखा है कितना, 2.0 है इंटू 10 की पावर -10, इतना सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड में आपको दे रखा है। सो व्हाट इज, यहां से हम पहले सबसे पहले देखो कौन सी चीज निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे यहां से सीधा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें यहां से लैम्डा तब पता चल सकता है, क्योंकि हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो हमें पहले यहां से फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, तब हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या फिर वेवलेंथ पता होनी चाहिए तब हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज में। और यहां से जो हमारा ये वेव नंबर है ये हम निकाल सकते हैं जब हमें वेवलेंथ पता होगी, बिकॉज वेव नंबर जो हमारा न्यू बार है दैट इज 1 बाई लैम्डा, तो हमें लैम्डा भी पता होना चाहिए। तो पहले हम इस चीज के ऊपर अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां से हम पहले इसको निकाल लेते हैं, हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी है। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। सो हमारी एक गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर देखो आपको पीरियड दे रखा है सेकेंड्स में। ठीक है, सो नाउ योर फ्रीक्वेंसी विल बी 1 बाई जो आपको गिवन पीरियड है। सो दिस विल बिकम 1/2.0 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी इन सेकेंड इनवर्स। सो फ्रीक्वेंसी इज कितना है सेकेंड इनवर्स में, इसे सॉल्व करने के बाद आना चाहिए आपका 5 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको करना आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी आपकी इतनी आएगी। अब देखो न्यू आपको पता चल गया, अब आप वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। वेवलेंथ पता चल गई तो आप ये वेव नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हो। 5 इंटू 10 की पावर 9 है। सो यहां से ये पता चल गया इतना है। सो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, लैम्डा हो जाएगा आपका सी बाई न्यू। ठीक है, यहां से आपको सी पता है, न्यू पता है, लैम्डा फाइंड आउट करो। सी हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, और न्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 5 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड इनवर्स में। सो यहां से आपका ये कटेगा ना, तो आपका लैम्डा इक्वल हो जाएगा कितना मीटर, 6.0 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। कैलकुलेट करके देख सकते हो, इतना आना चाहिए इसका। ठीक है, लैम्डा पता चल गया। अब आप वेव नंबर भी निकाल सकते हो। न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा। सो ये हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा है आपका 6.0 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। सो न्यू बार आपका हो जाएगा मीटर इनवर्स में। इसको आपको डिवाइड करने के बाद आना चाहिए 16.66। ठीक है, इतना आपका आना चाहिए। ठीक है, सो मैंने तीनों चीज आपको दिखा दी है,
न्यू बार लैम्डा, तीनों चीज निकाल दी हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7th। अब आते हैं 2.8 के ऊपर। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ दे रखी है, पहले हम सीधा सीधा लिखते चलते हैं। क्या दे रखा है? 4000 पिकोमीटर। प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें बताने हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो इतनी होगी, और वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे भाई? 1 जूल। ठीक है। सो यहां पर हमारे पास में वेवलेंथ है, इसने पूछे हैं कितने फोटॉन्स, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं। ठीक है। और यहां पर हमें कहा है कि इतनी एनर्जी में हमारे कितने फोटॉन्स होने चाहिए। तो मतलब हमें एनर्जी और फोटॉन्स के बीच में वो रिलेशन बता रहा है। इतनी एनर्जी कितने फोटॉन्स की होगी, यही चीज पूछ रहा है। ठीक है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक फोटॉन की कितनी एनर्जी है, तो हम ये बता सकते हैं कि इतनी एनर्जी कितने फोटॉन्स की होगी, वैसे ही रिलेशन करके। तो यहां से हम एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं। एक एनर्जी हो जाएगी एक फोटॉन की, यहां पर हमारा देखो यूज आ जाएगा, ये जो हमें लैम्डा दे रखा है इस चीज का, लैम्डा भी तो रखेंगे ना कहीं ना कहीं। एनर्जी एक फोटॉन की कैसे निकलेगी? एनर्जी होती है भाई एच सी बाई लैम्डा के, एच पता है, सी पता है, लैम्डा दिया है। तो एच की वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। ये आपका जूल सेकंड, ये आपका मीटर पर सेकंड, सेकंड कैंसिल, डिवाइड में जाएगा आपका लैम्डा दे रखा है 4000 पिकोमीटर में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 की पावर -12 मीटर से मीटर कैंसिल। ठीक है। एच की जो वैल्यू है ये इतनी है, जूल सेकंड में है, सेकंड मैंने कैंसिल कर दिया है। सी आपकी ये वैल्यू होती है। लैम्डा आपको दे रखा है पिकोमीटर में। सो आप इसको कन्वर्ट करो मीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया 10 की पावर -12 मीटर से। ठीक है। वही मैंने वैल्यू यहाँ पे रखी है, जो कट रहा था उसको काट दिया। अब एनर्जी निकाल रहे हो तो भैया जूल में ही आएगी ये। ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई वाली चीज जो है, इसको करने के बाद आपका आएगा 4.97 इंटू 10 की पावर -17। ये आपकी किसकी एनर्जी है? एक फोटोन की। फोटोन की बात की है ना उसने, फोटोन की बात की है उसने, उसी की वेवलेंथ दी है। तो आपकी एक फोटोन की पता चल गई। तो मैं यहां पे लिख रही हूं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज कितना? 4.97 इंटू 10 की पावर -17 जूल। तो बस हमें पता चल गया एक फोटोन की इतनी एनर्जी, तो इतनी एनर्जी की कितने फोटॉन्स। ठीक है। तो 1 जूल एनर्जी जो है ये आपकी कितने फोटॉन्स की है, कितने फोटॉन्स की आपकी 1 जूल एनर्जी हो जाएगी। सिंपल हो जाएगा आपका, x हो जाएगा ये इंटू ये, डिवाइड में जाएगा ये वाली चीज। तो x बराबर हो जाएगा 1 फोटोन इंटू 1 जूल डिवाइड बाई, तो सीधा मैं लिख दूं 1 डिवाइड बाई 4.97 इंटू 10 की पावर -17 जूल। ठीक है। बराबर है आपका x आएगा आपका डिवाइड करने के बाद 2.01 इंटू 10 की पावर 16। ये क्या है आपके? फोटॉन्स। ठीक है। मैंने इस लैम्डा का यूज करके एक फोटोन की जो एनर्जी है मैंने वो निकाली। एक फोटोन की एनर्जी पता है, तो इतनी एनर्जी कितने फोटॉन्स की होगी वो निकाल सकते हैं, सीधा आपको यहाँ पे डिवाइड करना था। सो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।